नमस्कार। भारतीय इतिहास और संस्कृति के इस तीसरे अध्याय में आज हम मगध साम्राज्य की बात करेंगे। अब तक हमने जिस 2 अध्यायों के बारे में आपसे चर्चा करी, उसके आगे हम कहानी को मगध साम्राज्य के द्वारा आगे बढ़ाएंगे। मगध साम्राज्य अपने कौशल और अपने भावी राजाओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहा। बिंबिसार मगध साम्राज्य का अपार शक्ति संपन्न तथा महत्वाकांक्षी प्रतिभा संपन्न शासक था। उसका विवाह कौशल देश की राजकुमारी कौशला देवी के साथ हुआ था। मगध की राजधानी गिरिव्रज गंगा तट पर स्थित थी। इसकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर इसके उत्तर में राजगृह नगर की स्थापना की। इस नगर को एक दुर्ग के रूप में बनाया गया था ताकि आक्रमणकारियों का सुगमता से सामना किया जा सके। बिंबिसार की शक्ति का निरंतर विस्तार होता जा रहा था। बौद्ध ग्रंथों में उसकी शक्ति का विस्तार से वर्णन उपलब्ध है। लिखा है उसके अधीनता में 80,000 ग्राम थे। इन ग्रामों के वासी उसकी सभाओं में भाग लेने आते थे। उसके राज्य का विस्तार 300 योजन में था। उपलब्ध साहित्य में उसके वैभव के विस्तार और 500 रानियों का उल्लेख है। इस संख्या में कुछ अतिशयोक्तियां भी हो सकती हैं। उसके पुत्र भी अनेक थे। उनमें अजातशत्रु, दर्शक, अभय, शीलवंत और विमल प्रमुख थे। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का समकालीन था। महात्मा बुद्ध अपने धर्म चक्र का प्रवर्तन करते हुए मगध पधारे थे। उन्होंने बिंबिसार से भेंट की थी। बिंबिसार भगवान बुद्ध का बहुत सम्मान करते थे। वह 15 वर्ष की आयु में सिंहासन रूढ़ हुए। उन्होंने 67 वर्ष तक जीवित रहकर 52 वर्ष राज्य किया। वास्तव में 28 वर्ष उन्होंने स्वयं राज्य किया और अंतिम 24 वर्ष में उसके बड़े बेटे दर्शक ने राज्यभार संभाला था। बिंबिसार का उसके पुत्र अजातशत्रु ने सत्ता पर अधिकार पाने के निमित्त वध कर दिया था। अजातशत्रु ने प्रशासन पर अधिकार तो कर लिया, परंतु उन्हें अपने कृत्य पर खेद हुआ। वह प्राय दुखी रहता और उसका राजकाज में तनिक भी मन नहीं लगता। उसने राजगृह को त्याग कर चंपा में अपनी राजधानी बनाई। उसके भाइयों ने अपने महत्वाकांक्षी भाई से भयभीत होकर भिक्षावृत्ति ग्रहण कर ली। उसका बड़ा भाई दर्शक, जिसने अजातशत्रु के जीवन काल में 24 वर्ष मगध का शासन संभाला था, वह भी भिक्षु बन गया। महाराजा उदयभद्र ने अपने पिता अजातशत्रु का वध करके राज्य प्राप्त किया था। इन राजाओं में राज्य प्राप्ति की यह प्रथा आर्यकालीन प्रणाली के सर्वथा भिन्न थी। इन्होंने भी अपने पिता अजातशत्रु के समान पिता का वध करके राज्य हासिल करना श्रेयस्कर समझा। इस कुकृत्य के कारण ये राजा नवजित कहे जाते थे। आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में लिखा है कि राजा लोग अपने पिता की हत्या करके राज्य सत्ता हासिल करना चाहते थे। ऐसी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए अथवा जानकारी प्राप्त करने के निमित्त चंद्रगुप्त के गुप्तचरों ने अपने अर्थशास्त्र में विधान रखा है। कोसल में राजा प्रसेनजीत का शासन था। उनकी आयु गौतम बुद्ध के बराबर थी। वह गौतम बुद्ध का बहुत आदर करते थे। उनकी बहन कौसल बिंबिसार की पत्नी थी। उनकी पुत्री वाजिरा बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु को ब्याही गई। नंदकालीन तात्कालिक सामाजिक स्थिति को बौद्ध जातकों में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया गया है। जातकों की कथाओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के पारिवारिक संबंध चित्रित किए गए हैं। उस समय जाति प्रथा में बहुत कठोर रूप धारण नहीं किया था। उनमें आपसी वैवाहिक संबंध थे, बिना किसी विशेष परेशानी के हो जाते थे। क्षत्रियों को राजन्य कहा जाता था। राजन्य ब्राह्मण और क्षत्रिय परस्पर मित्रता रखते, एक ही अध्यापक के पास अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने भेजते, एक साथ भोजन करते तथा वैवाहिक संबंध भी बनाते थे। इससे स्पष्ट है कि जाति बंधनों का वर्तमान घृणित रूप उस काल के समाज में आज जैसा नहीं था। सामाजिक दृष्टिकोण पर्याप्त विस्तृत था। धार्मिक संकीर्णता का प्रकोप भी अधिक नहीं फैला था। पारस्परिक घृणा भाव भी नहीं था। भारत की समकालीन आर्थिक दशा का बौद्ध साहित्य और जातक कथाओं से अच्छा ब्यौरा प्राप्त होता है। उनके विवरण बताते हैं
कि देश मूल रूप से कृषि प्रधान था। कृषि ही उनका मूल व्यवसाय था। ग्रामों में 30 से 1000 परिवार तक रहते थे। साधारण घर पास पास बने होते थे और उनको एक चार दीवारी के बीच सुरक्षित किया जाता था। यह ग्राम दीवार कही जाती थी। दीवार के बाहर कृषि खेल होते थे। खेल आमतौर पर छोटे छोटे होते थे। इन खेलों में जो कृषि करते थे वे ही उनके स्वामी थे। ये लोग वेतन देकर भृत्यों से काम लेते थे। भृत्यों को मुद्रा और भोजन दोनों ही देने की प्रथा थी। खेतों की मुख्य पैदावार चावल की थी। अन्य अनाजों के बोए जाने में भी वृतांत मिलते हैं। फल और साग भाजी की भी खेती होती थी। खेतों की सीमा पर जानवरों के चारों की व्यवस्था रहती थी। जो उपज होती थी उसका 6 से 12वें भाग तक राजस्व दिया जाता था। किसानों के पशु ही उनके मूलधन थे। ग्रामों में जो अधिक संख्या वाले और आकार में बड़े होते थे उन्हें निगम कहा जाता था। बौद्ध जातकों में इन नगरों का व्यापक उल्लेख उपलब्ध है। मगध की राजधानी राजगृह, अंग की राजधानी चंपा, काशी की राजधानी वाराणसी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी और कौशल के मुख्य नगर सावथी इत्यादि के नामों के विशेष जिक्र है। साकेत नाम भी आया है जो शायद अयोध्या का ही दूसरा नाम था। एक अन्य नगर तक्षशिला का भी यहाँ वहाँ उल्लेख मिलता है। यह उत्तर भारत का प्रमुख विद्या केंद्र था। इन नगरों की गणना उच्च कोटि के साहित्यिक और कला प्रधान केंद्रों के रूप में भी की जाती है। भारत के सांस्कृतिक वैभव के ये मुख्य केंद्र थे। इन नगरों के मकानों में खंभों और जीनों का भी प्रयोग होता था। अधिकतर मकान लकड़ी और ईंटों के बने थे। चिनाई के लिए बढ़िया चूने का प्रयोग किया जाता था। जातकों में 7 मंजिल मकानों का भी जिक्र है। राजाओं के भवन भव्य होते थे जिन पर बहुत से चित्र बनाए जाते थे। इन नगरों के पास उपवनों की भी व्यवस्था थी। साकेत का अंजन वन इसी का नमूना था। तो भारतीय इतिहास और संस्कृति के आज के अध्याय में मगध की कहानी बस यहीं तक। अगले अध्याय में हम सिकंदर की बात करेंगे। जब सिकंदर की बात करेंगे तो कुछ भारत के राजाओं के शौर्य की भी बात करेंगे। हम इस सफर को यूं ही आगे बढ़ाते रहेंगे। हमें आशा है आपको भारतीय इतिहास और संस्कृति की ये नई सीरीज पसंद आई होगी। जिस प्रेम से, जिस ज्ञान के साथ इसको लिखा गया है, मेरी एक छोटी सी कोशिश है मैं उसे उतने ही पूरे श्रद्धादेय तरीके से आपके सामने लेकर आऊं। यदि आपको हमारा ये सफ़र अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। भारतीय इतिहास की इन पन्नों को जितना आप अपने लोगों तक पहुंचाएं उतना हमें एक प्रेरणा का स्रोत नजर आता रहेगा। मैं इति त्यागी आपसे आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।